Welcome back, and we were talking about leadership challenges, and we have just gone through the detail कि objective assessments और subjective assessments इन दोनों का सामना एक लीडर को करना होगा। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स के अंदर उसके पास रेडीमेड फार्मूलाज, मॉडल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेटजीज अवेलेबल होती हैं, जबकि सब्जेक्टिव असेसमेंट्स में हमें बड़ा सब्जेक्टिवली होकर चलना होगा, बिकॉज लोगों के बिहेवियर, स्टाइल्स, कॉम्पिटेंसीज, दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड एवरी न्यू केस वुड बी यूनिक इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। अब लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिफरेंट थ्योरीज एंड मॉडल्स को लेकर आए, तो the first model I am presenting is related to the managerial grid, which is presented by the Black and Newton, and they came up with a relationship of two constructs, which are talking about actually the leadership and the managerial perspective. They are talking about concern for production and concern for people, और इसके ऊपर based 81 हमारे पास leadership जो characteristics थी वो evolve हुई, managerial perspectives evolve हुए, which are generally summarized in 5 models, which are country club management, team management, middle of the road management, task management, improvised management. For example, when you talk about country club management, तो यहाँ पर concern for people is high and the concern for production is low. और ये कब हम यूज कर रहे होंगे उसके बारे में कहा जाता है कि thoughtful attention to needs of people for satisfying relationship leads to a comfortable, friendly organization atmosphere and work tempo. जिसके बरक्स अगर हम टास्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो स्टाइल यूज किया जा रहा है, दैट इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल। अब टास्क मैनेजमेंट में एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस रिजल्ट्स फ्रॉम अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट्स इंटरफेयर टू अ मिनिमम डिग्री। ओके, जिसके बरक्स अगर हम इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट की बात करें, which is 1-1 कैटेगरी, और 1-1 में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज लो एंड कंसर्न फॉर पीपल इज आल्सो लो, यहाँ पे वो कहता है कि एक्सर्शन ऑफ मिनिमम एफर्ट टू गेट रिक्वायर्ड वर्क डन इज एप्रोप्रिएट टू सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर हमारे पास कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है, कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है, तो वर्क अकम्प्लिश्ड इज फ्रॉम कमिटेड पीपल, interdependence through a common stake in organization purpose leads to relationship of trust and respect. और हमारे पास जो फिफ्थ सिनेरियो है इस स्लाइड के ऊपर, एज प्रेजेंटेड बाय ब्लैक एंड न्यूटन इन मैनेजरियल ग्रिड, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, जिसमें कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी एवरेज है और कंसर्न फॉर पीपल भी एवरेज है, और इस सूरत में एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू बैलेंसिंग द नेसेसिटी टू गेट आउट विद वर्क with maintaining morale of people at a satisfactory level. अब हमने देखा कि डिफरेंट तरह के मैनेजरियल स्लैश लीडरशिप कंटेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि टीम इफेक्टिवनेस को लेकर आने के लिए किस टीम के साथ, किन फॉलोअर्स के साथ, किस किस्म के मैनेजरियल और लीडरशिप पर्सपेक्टिव को हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फीडलर मॉडल डिस्कस करें तो फीडलर मॉडल इज मोस्टली टॉकिंग अबाउट कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव्स। जो 5-5 सिचुएशन है, लेट मी जस्ट मूव टू द प्रीवियस स्लाइड। 5-5 इज मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इसमें आपका जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल है, ये दोनों एवरेज सिचुएशन में चलते हैं, और एवरेज वैल्यूज के साथ आप एक ऑप्टिमम रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि फॉलोअर की जो कॉम्पिटेंसीज और रेडीनेस है वो किस कदर है। अगर फॉलोअर की कॉम्पिटेंसीज एंड रेडीनेस जो है वो हमें ऑलरेडी अवेलेबल हो टू द एवरेज वैल्यू, तो हम एक एवरेज लीडरशिप स्टाइल के साथ उनके साथ बेहतर तौर पर डील और मैनेज वो चीजों को कर सकेंगे। इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट उस वक्त होती है कि जब आपके जो फॉलोअर्स हैं दे आर हैविंग अ वेरी हाई लेवल ऑफ रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द वर्क। इसी तरह टीम वर्क उस वक्त हमें ज्यादा दरकार होगी कि जब आप फोकस अपना मेजरली लोगों के कंसर्न फॉर पीपल पर भी रखो और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पर भी रखो, और आप उनको एज अ टीम मैनेज करने की कोशिश करो। अब जैसे हमारा जो मेन कंसर्न अभी चल रहा था वो टीम की इफेक्टिवनेस का था, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि टीम की इफेक्टिवनेस को जब हमने बढ़ाना है तो टीम के मेंबरान वो कौन है, और क्या हमें जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप उनके साथ यूज करना है वो टीम मैनेजमेंट का होगा, मिडिल ऑफ द रोड होगा, टास्क मैनेजमेंट होगा, कौन सा स्टाइल होगा, कि हमारा एम्फेसिस ऑन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कितना होना चाहिए और एम्फेसिस ऑन कंसर्न फॉर पीपल कितना होना चाहिए। तो जो 5-5 आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज द एवरेज वैल्यू जिसके ऊपर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेट वो कर रहे हो।
ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली आप लोगों की इंपावरमेंट भी कर सकते हो, लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कर सकते हो, लोगों की मोटिवेशन को भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एम्फोसिस जो है वो इन दोनों सिचुएशंस में से किसी पर नहीं होता है। लाइकवाइज फीडलर हमारे पास एक मॉडल लेकर आता है और फीडलर की assumption ये है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो बदल नहीं सकता। अगर वो टास्क ओरिएंटेड लीडर है तो वो टास्क ओरिएंटेड ही रहेगा, अगर वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड ही रहेगा। ठीक है। अब उसने ये कहा कि हमारे पास डिफरेंट तरह की सिचुएशंस हैं, अब उन सिचुएशंस में डिफरेंट तरह के लीडर्स आर एबल टू परफॉर्म बेटर। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि अगर सिचुएशन नंबर 1 हो, उसने ये 8 सिचुएशंस हमारे सामने रखी, अगर सिचुएशन नंबर 1 हो जिसमें के लीडर मेंबर रिलेशन इज गुड, जिसमें के टास्क स्ट्रक्चर इज हाई, जिसमें के पोजीशन पावर इज स्ट्रांग, तो वहां पर जो टास्क ओरिएंटेड लीडर है उसकी परफॉर्मेंस हाई होगी, अगर आप इस ग्राफ की डॉटेड लाइन को देखो। जबकि जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी इन दिस पर्टिकुलर फेवरेबल सिचुएशन नंबर 1। जिसके बरक्स अगर हम सिचुएशन नंबर 8 को देखें तो यहां पर हमें पता चला कि अगर लीडर मेंबर रिलेशन पुअर हो, टास्क स्ट्रक्चर लो हो और पोजीशन पावर वीक हो, तो जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है वो दोबारा लो परफॉर्म करेगा और जो टास्क ओरिएंटेड लीडर होगा वो दोबारा हाई परफॉर्म करेगा। अब ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। सो कंक्लूजन ये है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो टास्क ओरिएंटेड लीडर है ही और शी इज एबल टू परफॉर्म बेटर, जबकि जो मॉडरेट सिचुएशन है जिसमें के रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर मौजूद है उसकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल सिचुएशन नंबर 3, 4 एंड 5 में अगर आप देखें तो 3, 4 और 5 में कॉरस्पॉन्डिंगली जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर था दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग बेटर एज कंपेयर टू द टास्क ओरिएंटेड लीडर। ठीक है। अब जाहिर है कि इसको हम इन एसोसिएशन विद जो हमने पिछली स्लाइड पर कॉन्सेप्ट देखा था ये मैनेजरियल ग्रिड का, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है। क्या कुछ हमारे पास एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं और कुछ हमारे पास मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से एसोसिएटेड होती है डिफरेंट तरह के टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स के साथ। ओके। अब उसमें हमारे पास 8 सिचुएशंस हैं। इन 8 सिचुएशंस को हमने 3 वेरिएबल्स में कैटेगराइज किया और 3 वेरिएबल्स के मुताबिक 8 सिचुएशंस के अंदर हम टास्क ओरिएंटेड लीडर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि इस फीडलर के मॉडल में जो ऑफ लीडरशिप हम डिस्कस करते हैं उसकी assumption ये थी कि लीडर का स्टाइल जो है वो चेंज नहीं हो सकता। देयरफॉर लीडर को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए या आपको सिचुएशन बदलनी पड़ेगी या आपको लीडर बदलना पड़ेगा। ओके। तो ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है फीडलर के मॉडल के साथ कि लीडर अपने स्टाइल को नहीं बदल सकता, या आपको सिचुएशन बदलनी पड़ेगी या आपको लीडर बदलना पड़ेगा। ठीक है। सो हर सिचुएशन के अंदर आउट ऑफ द सर्वे रिजल्ट्स हमारे पास ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ अ टास्क ओरिएंटेड लीडर इज परफॉर्मिंग बेटर एंड व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ अ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर इज परफॉर्मिंग बेटर। ओके। और ये जो रिजल्ट्स आपके सामने हैं दे आर आउट ऑफ द रिसर्च। इसके बरक्स फीडलर के इस मॉडल के बरक्स हमारे पास हर्से एंड ब्लैंकर्ड वो सिचुएशनल लीडरशिप की एक और थ्योरी लेकर आते हैं और उनका कहना यह है कि सिर्फ लीडर बजाते खुद वो परफॉर्मेंस का जो है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता, उसको ये भी देखना होगा कि उसके फॉलोअर्स कौन हैं और कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम फॉलोअर्स की बात करते हैं तो फॉलोअर की रेडीनेस को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। यू कैन सी दोज कैटेगरीज ऑन द लेफ्ट बॉटम साइड ऑफ द स्लाइड, जिसमें के अनएबल एंड अनविलिंग फॉलोअर्स हैं, अनएबल एंड विलिंग फॉलोअर्स हैं, एबल एंड अनविलिंग फॉलोअर्स हैं एंड एबल एंड विलिंग फॉलोअर्स हैं। अब इन 4 तरह के डिफरेंट तरह के फॉलोअर्स के साथ आप जब आप लीडरशिप बिहेवियर्स के साथ अपना स्टाइल लेकर आना चाहोगे तो हर्सिन ब्लैंकर्ड ये कहते हैं कि द लीडर कैन चेंज एंड अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स। For example, when the task behavior is low and relationship behavior is also low, वहां पर आपको जो स्टाइल यूज करना पड़ेगा that would be delegating. जब relationship behavior is high and the task behavior is low, तो वहां पे जो स्टाइल यूज करना होगा that would be participating. जब leadership behavior is high and the task behavior is also high, तो वहां पर you just need to sell your ideas. और जब आपका टास्क बिहेवियर इज हाई एंड रिलेशनशिप बिहेवियर इज लो, तो वहां पर यू हैव टू कम अप विद अ टेलिंग स्टाइल। ओके। अब डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग एंड टेलिंग, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं जिनको कि हम डिफरेंट तरह के फॉलोअर फ्रेमवर्क्स के साथ एसोसिएट करके यूज करते हैं।
Likewise, there is another model in the same sequence which is talking about follower readiness, and it is said if the followers are unwilling and able, तो जो आपका स्टाइल होगा वो सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव होगा. इफ द फॉलोअर्स आर विलिंग एंड एबल, तो जो स्टाइल होगा वो मॉनिटरिंग होगा. अगर फॉलोअर्स आर अनविलिंग एंड अनएबल, तो जो स्टाइल होगा वो डायरेक्टिव होगा. लेकिन अगर फॉलोअर्स आर विलिंग एंड अनएबल, तो जो स्टाइल होगा वो हाई टास्क एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा. अब हमने ये देखा कि डिफरेंट तरह के लीडर्स के स्टाइल डिफरेंट तरह के फॉलोअर्स के साथ वो यूज किए जाने चाहिए, और हर्सिन ब्लैंकेट का कहना यह है कि लीडर अपने स्टाइल को ट्रेन, डेवलप, मॉडिफाई, अडॉप्ट, फ्लेक्सिबल वो बना सकता है. जबकि अभी हम फीडलर के मॉडल को देख रहे थे, उसके मुताबिक लीडर का स्टाइल जो होगा वो फिक्स्ड होगा. अब इस बात से भी हमें यह बात वाजिया हुई कि डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव्स लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं, और आपको भी मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना होगा जब आप लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट को, टीम इफेक्टिवनेस को क्रिएट करने के लिए इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश वो कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अनदर मॉडल वी हैव इज लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी. नाउ लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी टिपिकल, आपको मैं लीडरशिप के कुछ मॉडल्स दिखा रहा हूं कि आपको ये भी बात का अंदाजा हो कि जब आपने टीम इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करनी है तो लीडरशिप मॉडल्स आप किस तरीके से यूज वो कर सकते हो. अब यहां पर उनका कहना यह है कि कुछ लीडर के साथ एसोसिएटेड लोग इन ग्रुप के होते हैं और कुछ आउट ग्रुप के लोग होते हैं. इन ग्रुप के लोग वो होते हैं जिनकी बात पर लीडर तवज्जो देता है, जिनके साथ उसकी हाई इंटरेक्शन होती है, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है. जबकि जो आउट ग्रुप के लोग होते हैं उसके साथ लीडर का ताल्लुक सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशनशिप का होता है, और फॉर्मल रिलेशनशिप के केस पे द लीडर वुड नॉट बी देयर टू गाइड एंड ट्रेन एंड डेवलप देम इफेक्टिवली. सो इन ग्रुप के साथ जब वो ताल्लुक में होगा तो वहां पर उसकी पर्सनल कंपैटिबिलिटी, उसके सबऑर्डिनेट कंपिटेंस, वहां पर एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये तमाम चीजें होंगी. जबकि फॉर्मल रिलेशनशिप्स में द लीडर वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट मच. ओके, अब आप फर्ज करो कि आप टीम इफेक्टिवनेस कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें अपनी लीडरशिप के रोल को देखना है, तो यू कैन कम अप विद एन आर्गुमेंट कि जो इस लीडरशिप रोल में लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक कुछ लोग इन ग्रुप्स के हैं, कुछ लोग आउट ग्रुप्स के हैं, और इनके इस इन एंड आउट ग्रुप में होने की वजह से हम इस बात का शवाहिद पेश कर रहे हैं कि दे वुड माइट नॉट बी एबल टू कम अप विद हाई लेवल्स ऑफ इफेक्टिवनेस, जब तक के तमाम लोग इन ग्रुप नहीं बन जाते. अब उस मकसद के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यू हैव टू कंडक्ट सर्वेज, यू हैव टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, यू हैव टू कम अप विद इंटरवेंशंस, एंड देन यू हैव टू सजेस्ट कि इसकी रेमेडी अब हमारे पास क्या है. लाइकवाइज हमारे पास पाथ गोल सेटिंग थ्योरी है. पाथ गोल सेटिंग थ्योरी में भी अगर हम लीडर बिहेवियर को देखें तो उस पर डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, सपोर्टिव के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन. लेकिन इस डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में हमारे पास दो सेट ऑफ वेरिएबल्स फर्दर एड अप हो रहे हैं, और वो जो कि इंटरवीन कर रहे हैं, जो कि मॉडरेट कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, और वो क्या है? एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स हैं, जिसमें कि टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, वर्क ग्रुप की डेफिनेशंस और उनकी इलैबोरेशंस, ये सब कुछ शामिल है. और हमारे पास सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स हैं, जिसमें कि उनका लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट दे कैन कंट्रोल देयर ओन फेट, उनका एक्सपीरियंस, उनकी परसीव्ड एबिलिटी, ये तमाम चीजें कार फरमाएं. अब अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हो, और आपने कहा कि परफॉर्मेंस जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक डिपेंड कर रही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप कैसी है, वो सेठ साहब जो हैं वो किस कदर लीडर हैं, और उनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो डायरेक्टिव है, पार्टिसिपेटिव है, सपोर्टिव है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है. तो अब आप इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? अब आपको ये कैसे प्लान करना पड़ेगा कि उनके लीडरशिप स्टाइल को भी कैलकुलेट करना है, और आपको एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स, सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स, उनको भी मद्देनजर रखना है, बिकॉज ये दोनों कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स सिचुएशन को मॉडरेट और मीडिएट वो कर रहे हैं. ओके, सो ये हमें फायदा हो पाता है जब हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, मॉडल्स, थ्योरीज, कंस्ट्रक्ट्स, वेरिएबल्स, उनका सहारा लेते हैं. अदरवाइज यू हैव गॉट 100% ओपन विल कि आप अपने मॉडल एस्टैब्लिश कर लो, आप खुद इन्वेस्टिगेट करके देख लो कि हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड विद योर थिंकिंग प्रोसेसेस एंड फ्रेमवर्क्स. हम सबके माइंड में चीजों को एवेल्युएट करने के कोई ना कोई फ्रेमवर्क्स लाजमी होते जरूर हैं, व्हिच आर आवर ओन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. सो आप उनको प्रेजेंट कर लें, आप उसके ऊपर जस्टिफिकेशन पेश कर दें, आप उन मॉडल्स को रिलायबल और वैलिड बना लें. तो दो सिचुएशंस हमारे पास इस वर्क डिजाइन में आती हैं. एक सिचुएशन कि आप एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क को यूज करो, दूसरी सिचुएशन कि आप अपने फ्रेमवर्क्स उस सिचुएशन के मुताबिक खुद एस्टैब्लिश कर लो. तो ये दोनों एवेन्यूज, दोनों हमारे पास जो रास्ते हैं वो खुले हैं और अवेलेबल है. लाइकवाइज हर्सिन ब्लैंकेट की जो सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी है उसमें उसने एक और आइडिया भी पेश किया,
वो कहते हैं कि लीडर का रोल वो खत्म होता जाता है जो जो फॉलोअर की रेडीनेस और उसकी एबिलिटी वो बढ़ती जाती है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे पास लीडरलेस ग्रुप्स की भी फॉर्मेशन वो अवेलेबल है। लीडरलेस ग्रुप्स जो हैं दे आर समटाइम्स इवन मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू आवर ग्रुप विद अ लीडर। ओके, तो अमाउंट ऑफ फॉलोअर रेडीनेस would be inversely proportional with the amount of leader support and supervision required. अब मैंने यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ड इसलिए यूज किया कि जो आपकी अमाउंट ऑफ फॉलोअर रेडीनेस बढ़ती जाएगी, आपकी अमाउंट ऑफ लीडर सपोर्ट एंड सुपरविजन रिक्वायर्ड जो है वो कम होती जाएगी। तो अब इस बात को भी हमें बड़ा क्लियरली देखना है कि हमें टीम की इफेक्टिवनेस में लीडरशिप रोल को इस पर्सपेक्टिव में भी देखें कि द मोर रेडी द फॉलोअर्स, द मोर विलिंग एंड एबल, द लेस द नीड फॉर लीडर सपोर्ट एंड सुपरविजन। वहां पर बिला वजह सुपरविजन की हमें जरूरत नहीं है, चलते घोड़े को छड़ी नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि आपने कब, कहां, क्यों, कैसे, किस तरह से रिएक्ट करना है सो दैट आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसीज हैं वो बेहतर तौर आपको अचीव वो हो सके। तो यहां तक आपको मैंने एक एग्जांपल से वाज़ेह करने की कोशिश की कि आपका जो टॉपिक जिसके ऊपर आपको एलैबोरेशन चाहिए थी दैट वाज टीम इफेक्टिवनेस। और टीम इफेक्टिवनेस को जब हम बैकएंड के ऊपर ट्रैक करना शुरू करते हैं तो किस तरह की डिटेल्स, किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस, किस तरह के प्रोसेस वेरिएबल्स, किस तरह के आउटकम वेरिएबल्स वो हमें मद्देनजर रखने होंगे। अगर आपको याद हो कि पिछले सेशंस के अंदर आपको मैंने कंप्लीट लिस्ट दिखाई थी प्रोसेस वेरिएबल्स की और आउटकम वेरिएबल्स की। तो अब आपके जितने मॉडल्स मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए ये सब भी आपस में इसी तरह से ही कोरिलेटेड वो हैं। अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर की डिस्कशन पर। यहां पर हमारे पास सर्टेन सोर्सेज ऑफ रिलायबिलिटी हैं और अगर हम सोर्सेज ऑफ रिलायबिलिटी में रिगरस ऑपरेशनल डेफिनेशन इसकी देखें तो वो कहता है कि प्रोवाइड प्रिसाइज गाइडलाइंस फॉर मेजरमेंट हाउ हाई डज अ टीम हैव टू स्कोर ऑन ए 5-point स्केल टू से दैट इट इज इफेक्टिव। ओके, अब अगेन मैंने ये जो आपके चैप्टर के साथ एसोसिएट किया पिछली डिस्कशन को कि हमने ये देखना है कि आपकी टीम इफेक्टिवनेस की स्कोर वो कितनी हो कि आपके लिए रिलायबल आउटकम वो जनरेट हो रहा है। आप जाहिर है कि टीम की इफेक्टिवनेस को आप कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आपकी स्कोर डिजायरेबल नहीं है तो फिर आपको इन तमाम वेरिएबल्स को जो भी मैंने पिछली स्लाइड पर आपके साथ डिस्कस किए आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा उस स्कोर को बढ़ाने के लिए। अब उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने सारी एग्जांपल में वाज़ेह किया कि मल्टीपल आइटम्स ऑन अ सर्वे हमें यूज करने होंगे, मल्टीपल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम वेरिएबल जिसमें कि सर्वे ऑब्जर्वेशन, अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स, इन सब को आपको यूज करना है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, इंटरव्यूज, क्वेश्चनएयर, ऑब्जर्वेशन, बहुत से हमारे पास स्टाइल्स होंगे जिन मेजर्स और स्टाइल्स को यूज करके हम डाटा कलेक्शन वो कर रहे होंगे। इसी तरह sometimes we are available with standardized instruments, already established instruments, जो कि आपको मैं इन मॉडल्स में रेफर वो कर रहा हूं कि ये वो तमाम चीजें हैं जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है। तो टेस्टेड मॉडल्स को फिर हम दोबारा एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, हम उनको एज सच यूज करने की कैपेबिलिटी अपने साथ कैरी वो करते हैं। इसी तरह जब आप रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हो कि टीम की इफेक्टिवनेस कितनी होगी, लाइकवाइज यू हैव टू फाइंड आउट द वैलिडिटी एस्पेक्ट्स। अब उसमें फेस वैलिडिटी है, जैसे डज द मेजर अपीयर टू रिफ्लेक्ट द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, कंटेंट वेरिएबल है, फेस वैलिडिटी उसकी अपरेंट लुक होती है ऑफ द सर्वे क्वेश्चनर डिजाइन। आपकी कंटेंट वैलिडिटी में क्या आपने तमाम वेरिएबल तमाम बातें पूछ ली, आपके क्राइटेरियन एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी कि जिसमें मेजर ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स एंड कोरिलेशन अवेलेबल है कि नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एक टाइप हमारे पास होती है जिसमें कि हम वेरिएबल्स के दरमियान जो नॉन सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनकी आपस में एसोसिएशन को फाइंड आउट और कैलकुलेट वो करते हैं। अब डेफिनेटली ये तमाम काम करने के लिए देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्ड एज वेल। आप क्रोनबैक अल्फा और इस तरह के बहुत सारे मेजर्स जो हैं उनको यूज करोगे, रिलायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अब आपके कोएफिशिएंट्स में कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट हो रहा है, रिलायबिलिटीज कैलकुलेट हो रही हैं, वैलिडिटी कैलकुलेट हो रही है। तो ऑब्वियसली इस सारे मकसद के लिए आपके पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी का होना वो जरूरी है। तभी आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, तभी आप जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं उनके साथ बात वो कर पाओगे। ठीक है, एनालिसिस आप तभी पेश कर पाओगे। अब यहां पर एक आपको मैं रिसर्च डिजाइन वो दिखा रहा हूं जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी कुछ डिस्कशन की थी कि रिलेशनशिप अमंग जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इंटेंशन।
अब हमें जिस मकसद के लिए एंगेज किया गया दैट वाज एम्प्लॉय टर्नओवर इंटेंशन। अब हम उसको बैक ट्रैक करके देखते हैं कि टर्नओवर इंटेंशन के बैकएंड के ऊपर एक्सट्रिंसिक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंट्रिंसिक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और वो कौन कौन से वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि हमें इन्वेस्टिगेट करने चाहिए। लाइकवाइज एक और आपको मैं मॉडल दिखा रहा हूं, दिस वाज माय ओन रिसर्च पेपर, जिसमें कि हमने वैल्यू एडेड चेंज इन टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर बात की। अब वैल्यू एडेड चेंज इन टीचिंग एंड लर्निंग लेकर आने के लिए हमें इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज को बढ़ाना होगा, और इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मैंने दो कंस्ट्रक्ट्स पिक किए। वन वाज रिलेटेड विद द नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें कि नॉलेज जनरेशन, एक्विजिशन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन की बात होगी, एंड सेकंड आई पिक्ड वाज सोशियो टेक्निकल कंपोनेंट, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फो कल्चर जैसे जो कंस्ट्रक्ट्स थे उनको इन्वेस्टिगेट किया गया। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मल रूल्स एंड सेंस मेकिंग। और जब हम इन्फो कल्चर की बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड नॉलेज, वर्क ग्रुप प्रोसेसेस। और ऑब्वियसली फिर आगे उसकी फर्दर डिटेल है कि किस तरह आप नॉलेज एंटरप्राइजिंग कल्चर एस्टैब्लिश कर रहे हो, किस तरह नॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो, किस तरह रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, कॉमनैलिटी कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस को हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, कल्चरल चेंजेस कौन से रिक्वायर्ड है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन किस तरह की होगी, बिहेवियर ऑफ लीडरशिप कैसे स्टडी किया जाएगा, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट को आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। सो आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ मॉडल्स वो दिखाने का मेन मकसद ये है कि यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इन योर माइंड कि जब आपने इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च करनी है तो इट वुड नॉट बी जस्ट अ बेड टाइम स्टोरी। You have to be technical, you have to be practical, you have to be professional in finding out that what type of problem is being investigated, what are the variables to be known, and what is the feedback, and how you're going to develop your interventions and going to institutionalize the change according to the required standards. Likewise, हमारे पास different investigations के लिए ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल मेजर्स हैं, जिसमें कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी इन्वेस्टिगेशंस को स्टडी करते हैं। हमारे पास कंपैरिजन यूनिट्स हैं, जिसमें हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंट्रोल ग्रुप्स की सिचुएशन में वो कंपेयर करके बात कर सकते हैं। हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें लाइक जिस तरह को अभी आपको मैंने बताया, आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने पड़ेंगे, आपको एनालिटिकल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे स्टैटिस्टिकल कॉन्टेक्स्ट में। लाइकवाइज आपकी बुक बात करती है कि जब हम डिफरेंट तरह की चेंजेस को पिक कर रहे हैं, नॉलेज एंटरप्राइज कल्चर याद रखिएगा, जैसे कि आपको मैंने पिछले स्लाइड्स पर बताया कि नॉलेज एंटरप्राइज कल्चर में हम ये देखते हैं कि एक कल्चरल सेटअप के अंदर एक नॉलेज मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है वो कितनी हद तक ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। अब नॉलेज मैनेजमेंट इटसेल्फ एक पूरी फील्ड है जिसमें कि हम नॉलेज एक्विजिशन से लेकर नॉलेज रिटेंशन तक की बात करते हैं, और उसको अब आप एक कल्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे, उसके जो फ्रेमवर्क्स हमारे पास एस्टैब्लिश होते हैं, दैट इज नोन एज नॉलेज एंटरप्राइज कल्चर। सो कमिंग बैक टू माय करंट स्लाइड, यहां पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस वो क्या है। सो वी हैव गॉट अल्फा चेंज, बीटा चेंज, गामा चेंज। अब ये काफी टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड हमारे पास एनालिसिस ऑफ चेंज वो अवेलेबल है, जिसमें कि हम अल्फा, बीटा और गामा चेंज की बात करते हैं। अल्फा चेंज इज मूवमेंट अलोंग अ स्टेबल डायमेंशन, बीटा चेंज इज रिकैलिब्रेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजर इन अ स्टेबल डायमेंशन, एंड गामा चेंज इज फंडामेंटल रीडेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। इन तीनों को डिस्कस करने के लिए आई हैव पिक्ड सर्टेन एग्जांपल्स फॉर यू। ये मैंने एक्सट्रैक्ट जो है वो डायरेक्टली आपकी बुक से पिक किया है, सो दैट you should be also able to study by your own self के जो मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल जब हम अल्फा चेंज की बात करते हैं ना, बिफोर आई डिस्कस अल्फा चेंज, पहले इसकी बेसिक जो फ्रेमवर्क ऑफ थ्योरी है उसको देख लें। वो कहते हैं कि द यूज ऑफ मल्टीपल मेजर्स आल्सो इज इंपॉर्टेंट इन असेसिंग परसेप्चुअल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरवेंशन। कंसिडरेबल रिसर्च हैज आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ चेंज, जिसमें कि अल्फा, बीटा एंड गामा हमारे पास चेंजेस अवेलेबल हैं, दैट अकर व्हेन यूजिंग सेल्फ रिपोर्ट एंड परसेप्चुअल मेजर्स। अब उस हवाले से सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा चेंज। अल्फा चेंज की एग्जांपल ये है कि कंपैरेटिव मेजर्स ऑफ परसीव्ड एम्प्लॉय डिस्क्रिशन। ठीक है, आपने एम्प्लॉय डिस्क्रिशन को कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना है, तो वो कहते हैं कि कंपैरेटिव मेजर्स ऑफ परसीव्ड एम्प्लॉय डिस्क्रिशन माइट शो एन इंक्रीज आफ्टर अ जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कि आपने एक जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया
और उस जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम के बाद आप परसीव्ड एम्प्लॉय डिस्क्रिशन को वो मेजर करना चाहते हो. सो इन दिस इंक्रीज, if this increase represents alpha change, it can be assumed that the job enrichment program actually increased employee perception of discretion. कि एम्प्लॉय को क्या लग रहा है कि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, इस चीज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ डायरेक्टली एसोसिएट करके वो कैलकुलेट कर लिया कि कितनी हमने जॉब एनरिचमेंट की है और उस जॉब एनरिचमेंट से लोगों की परसेप्शन क्या डेवलप कर रही है कि उनके पास कितनी डिसीजन मेकिंग पावर है. इसके बरक्स अगर हम बीटा चेंज की बात करें तो वो कहते हैं कि बीटा चेंज इन्वॉल्व्स द रिकैलिब्रेशन ऑफ द इंटरवल्स अलोंग सम कांस्टेंट मेजर ऑफ रियलिटी. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर मेजर ऑफ परसीव्ड एम्प्लॉय डिस्क्रिशन. अब उसमें आप क्या करोगे, आप एम्प्लॉय डिस्क्रिशन की परसेप्शन को बिफोर इंक्रीजिंग द जॉब एनरिचमेंट वो स्टडी करोगे, फिर आप जॉब एनरिचमेंट ऐड करोगे और फिर आप दोबारा परसीव्ड एम्प्लॉय डिस्क्रिशन उसको डिस्कस करोगे. तो यहां पर आपने क्या किया, आपने रिकैलिब्रेट किया डिफरेंट इंटरवल्स में कुछ सर्टेन वेरिएबल्स को. इसको हम कहते हैं बीटा चेंज. इसके बाद हमारे पास है गैमा चेंज. गैमा चेंज में वो कहता है कि इन्वॉल्व्स फंडामेंटली रीडिफाइनिंग द मेजर एज अ रिजल्ट ऑफ एन ओडी इंटरवेंशन. In essence, the framework within which a phenomena is viewed changes. इसकी एग्जांपल देखिए. The presence of gamma change would make it difficult to compare measures of employee discretion taken before and after job enrichment program. The measure taken after the intervention might use the same words, but they represent an entirely different concept. As described above, the term discretion may originally refer to the ability to move about the department and the interaction with other co-workers. After the intervention, discretion might be defined in terms of ability to make decision. Okay? अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो डिस्क्रिशन की बेसिक डेफिनेशन थी वो भी बिफोर एंड आफ्टर वो तब्दील हो रही है. कि बिफोर डिस्क्रिशन तो थी लेकिन वो किसी और मायने में थी, आफ्टर जो डिस्क्रिशन थी वो डेवलप हुई, वो किसी और मायने में डेवलप हुई. तो इस किस्म की चेंज को हम कहते हैं गैमा चेंज. ओके. अब नो डाउट कि ये आपके सोफिस्टिकेटेड लेवल्स ऑफ चेंज असेसमेंट है कि आप जो चेंज वहां पर इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो वो गैमा लेवल चेंज है, बीटा लेवल चेंज है कि अल्फा लेवल चेंज है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कंसल्टेंट एक कैंसर को डायग्नोज करता है और वो ये बताता है कि ये कैंसर स्टेज 1 का है, स्टेज 2 का है कि स्टेज 3 का है. तो बिल्कुल उसी तरह 100% उसकी जो एप्लीकेशन हम मैनेजमेंट साइंस में देखते हैं कि ये आपकी स्टेज 1 की असेसमेंट है, स्टेज 2 की असेसमेंट है कि स्टेज 3 की असेसमेंट है चेंज के कॉन्टेक्स्ट में. क्योंकि उसके मुताबिक ही आपको उतना ही सोफिस्टिकेटेड नॉलेज, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, उतनी ही ज्यादा वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट उन सबको इनकॉर्पोरेट वो करना होगा. अब जब हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ इंटरवेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्वॉल्वमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरवेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाएंगे. अब आपको मैं यहां तक ब्रीफ कर दूं कि अभी तक हमारी डिस्कशन हुई क्या है. हमने डिफरेंट फीडबैक्स जनरेट करने थे इंप्लीमेंटेशन के दौरान और इवैल्यूएशन के दौरान. अब उस इंप्लीमेंटेशन के दौरान हमारे पास डिफरेंट इंटरवेंशन पॉइंट्स आ रहे हैं और उन इंटरवेंशन पॉइंट्स को बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम डिस्कस विद अस हमने डिफरेंट मॉडल्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट्स की रोशनी में इवैल्यूएट किया और हमने कोशिश की कि हमारे जो मॉडल्स, वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स हैं वो वैलिड भी हों और रिलायबल भी हों. ठीक है. अब हम ये assumption कर रहे हैं कि हमने जो इंटरवेंशंस क्रिएट की, हमने जो तमाम वेरिएबल्स डेवलप किए, हमने उसके मुताबिक चेंज को इनकॉर्पोरेट कर लिया है एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द चेंज. अब जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ इंटरवेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी होगा. ये कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. और फिर आप देखोगे कि आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा. अभी तक जो हमने देखा था इट वाज इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस.
अब हम देखेंगे कि अब आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस हमें सर्टेन इंडिकेटर्स नजर आएंगे कि हाँ जी हम वाकई उस चेंज को उस जगह पर इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए हैं एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हैव सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटी। राइट हियर, यहां पर हमारा सेशन टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा। हरियाणा।